ओके ओके फाइन। अच्छा फ्रूटी पिया कभी? फ्रूटी वो जो टेट्रा पैक में आता है, कभी देखे जब हम लोग पाइप डालते हैं कभी कभी वो जो अंदर का जूस है वो अपने आप निकल के आ जाता है। ओके फाइन। सो इन दिस केस दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। कभी सोचा नहीं इसके बारे में? लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप ग्रेविटी के फेवर में मूव करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो मूव नहीं करता। उसमें तो लिक्विड ऊपर से निकल के आ जाता है, राइट। सेकेंडली, सेकेंड थिंग, अगर फॉर एग्जांपल कोई टावल हैंग कर रहा है, कभी कभी टावल का जो बॉटम वाला पोर्शन है वो किसी बाल्टी में पानी में डूबा हुआ रहता है, राइट। एंड इफ यू गो आफ्टर सम टाइम तो तुमको दिखेगा पूरा टावल भीग जाता है ऊपर तक, जो पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। हाँ या ना? ऑब्जर्व किया ये यहाँ पर भी देखो, पानी जो है दैट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। सोचा कभी इसके बारे में? तीसरा, बायो तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। तो बायो में जो लिक्विड जो पानी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तो ज़मीन से लीव्स तक होता है। तुमको क्या लगता है कि पेड़ पौधे के पास कोई मोटर होता है कि वो लोग मोटर चलाते और नीचे से पानी ऊपर जाता है? Xylem and phloem are the roots, are the channels, right? Are the roots through which the liquid moves, right? I'm not talking about that. I'm asking why will the liquid move against gravity? मुझे बताने तो वही बताने वाला है, ठीक है? ठीक, मैं फिजिक्स की तरफ से बोलने वाला हूँ, ठीक है? नहीं, मैं बताऊंगा। इधर सुनो, बस सर्विस टेंशन का चैप्टर है, मतलब सर्विस टेंशन बोल रहा सो देखो, और एक एग्जांपल देता हूँ। जब बाज़ार में जाओगे, कुछ सब्ज़ी वालों के सामने वो एक कंटेनर होता है जिसमें आग जलता है, छोटा सा, अंधेरे में जो बैठते हैं वो लोग। एक कंटेनर होता है, अंदर तेल होता है और एक फाइबर होता है जिसमें आग जलते रहता है। तो अंदर हम लोग उस डब्बे में क्या डालते हैं? केरोसिन डालते हैं ना, और फ्लेम जलता है ऊपर। तो फ्लेम का फ्यूल क्या है? केरोसिन है नीचे का। तो केरोसिन किधर से किधर मूव कर रहा है? नीचे से ऊपर, फिर से अगेंस्ट ग्रेविटी। अरे क्या इस नंबर को देखा होगा ना तुम लोगों ने? अरे पहले दिनों में तुम लोगों ने वो नहीं जलाया था, लैंटर्न नहीं जलाया था, लैंटर्न जलाया होगा ना। तो तेल कहाँ रहता है और वो चीज़ बर्न कहाँ पर होता है? तो जा रहा है ना नीचे से तेल ऊपर। इज दैट क्लियर? तो आज हमको ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन्स, राइट। और इसको समझने के लिए जो तुमको फिजिक्स का बेसिक्स चाहिए वो तुमको ऑलरेडी आता है। मैं बस तुमको फिर से वो आइडिया प्रेजेंट करूँगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहले ये बात को समझो कि अगर हमारे पास एक ट्यूब है जो कि बहुत पतला है, वेरी वेरी स्मॉल थिकनेस ऑफ ट्यूब, उसको हम कैपिलरी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कैपिलरी। पिपेट ट्यूब देखा होगा ना तुम लोगों ने, छोटा सा जो जिससे हम लोग लिक्विड लेते हैं, देखा होगा। उसको तुम डुबाते हो तो लिक्विड अपने आप उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर उठा के लेके आते हो। नहीं आया समझ में? पतला सा एक ट्यूब होता है, राइट। सो इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज व्हाट? कैपिलरी। इज दैट क्लियर? अभी देखो, ये ऐसा लिक्विड है जो इस ग्लास को पसंद करता है, इसलिए उसके साथ चिपक गया। कनकेव अपवर्ड्स, कनकेव, ये बोला नहीं ना मैंने। देखो, देयर आर सम लिक्विड्स व्हिच लाइक्स द ग्लास सरफेस या वेसल का सरफेस, वो चिपक जाता है ऐसे करके। कल बताया था इसका रीज़न, और मैंने इसका रीज़न फोर्स ऑफ एडेशन और फोर्स ऑफ कोहेशन के हिसाब से बताया था। तो इसको हम वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड के हिसाब से बोलते हैं। वेटिंग लिक्विड मतलब जो सरफेस को भिगाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? पूरा सरफेस के साथ चिपक जाएगा। और मर्क्यूरी का जो एग्जाम्पल दिया था, याद है उसका मेनिस्कस? इट इज कनकेव डाउनवर्ड्स, वो सरफेस से दूर जा रहा था। नॉन वेटिंग लिक्विड है, वो सरफेस के साथ चिपकता नहीं। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। सो आई हैव टेकन ए केस वेयर द लिक्विड इज वेटिंग लिक्विड, जो सरफेस के साथ क्या होता है? चिपक के रहता है। तो ये वाला वेसल इतना चौड़ा है कि ये कर्वेचर हमको अच्छे से दिखता नहीं, लेकिन ये ट्यूब के अंदर हमको ये कर्वेचर अच्छे से दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, कल जो हमने सीखा था एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट, वो फिर से याद दिलाता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक सरफेस है जिस तरफ बल्ज है, जिस तरफ तुमको फील आ रहा है कि नहीं मैंने इस तरफ दबाया है, उस तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। और कितने से ज़्यादा होता है? 2T/R से ज़्यादा होता है एक सरफेस के लिए। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। सेकेंडली, तुमको ये समझना है कि इफ एनीथिंग इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, भाई साहब इधर मूवी इधर चल रहा है, इधर देखो नीचे कुछ है क्या? क्या कर रहा है तू? इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इधर देख, फोकस, कम ऑन, रेस्ट ऑफ द पीपल इधर। तो हमने ये सीखा कि इफ एनीथिंग इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, उस पर जो प्रेशर लगता है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। यू ऑल एग्री विद दिस? फाइन। सो डू यू एग्री यहाँ का प्रेशर PA होगा?
बोलो भाई, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? पी ए होगा, बिकॉज दिस इज ओपन टू द एटमोस्फेयर। और ध्यान से देखना, ये अगर कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस के नीचे का जो प्रेशर होगा वो पी ए से 2T/R कम होगा। नहीं आया समझ में? मतलब इस जस्ट बिलो द कर्व सरफेस, इस जगह के प्रेशर के बारे में पूछो तो वो कितना होगा? पी ए माइनस 2T/R। कल ही तो बताया था 2T/R इज द एक्सेस प्रेशर। कर्वेचर ऐसा है तो ऊपर वाला प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, नीचे वाला प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कितने से कम होगा? 2T/R से कम होगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो कहानी है, ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है, ये जो तुमको लिक्विड का अरेंजमेंट दिख रहा है, दिस इज एट दैट मोमेंट जब मैंने इस कैपिलरी को जस्ट अंदर डाला है। कहाँ पर डाला? जस्ट अंदर डाला, बिकॉज इसके बाद कुछ होने वाला होगा। और तुमको ये पता है कि whenever there is a pressure difference between two regions, liquid will always flow from a region of higher pressure to a region of what? Lower pressure, right? So let us see this point. Let us say this is point X और ये वाला point है, this is what? Point Y. Is there a pressure difference between them? X वाले point का pressure क्या है? ज़्यादा है, and Y वाले point का pressure क्या है? कम है. So what do you expect? क्या होना चाहिए? The liquid from outside will get inside the capillary tube. लिक्विड जो बाहर था वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, पीए का वैल्यू ज़्यादा है, तो पीए क्या करेगा? लिक्विड को प्रेस करके किसके अंदर डालेगा? कैपिलरी के अंदर डालेगा। सो व्हाट विल हैपन टू द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब? इट विल स्टार्ट राइजिंग। इट विल स्टार्ट राइजिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर का जो लिक्विड है ये राइज करना क्या होगा? चालू करेगा। लिक्विड बाहर से कहाँ घुसेगा? इस ट्यूब के अंदर घुसेगा। इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? नाउ टेल मी समथिंग, ये लिक्विड कब तक राइज करेगा? यस, जब तक 2T/R का डिफरेंस कैंसिल आउट ना हो जाए। जब तक 2T/R का डिफरेंस कैंसिल आउट ना हो जाए, मतलब बाहर का प्रेशर अगर पीए है तो इस जगह का भी प्रेशर क्या होना पड़ेगा? पीए होना पड़ेगा। मतलब 2T/R के प्रेशर को ये हाइट राइज करके क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? एक बार बाहर का और अंदर का प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, बाहर का लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर घुसना बंद कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान देना, लेट अस से ये लिक्विड राइज करते करते कहां तक पहुंचा? एच हाइट तक पहुंचा। तो एच हाइट का लिक्विड अपने बॉटम में कितना प्रेशर जनरेट करेगा? ρgh। मैंने बोला लिक्विड राइज करते करते कितने हाइट तक पहुंचा? एच हाइट तक पहुंचा। तो एच हाइट का लिक्विड उस पर्टिकुलर जगह पर कितना प्रेशर क्रिएट करेगा? ρgh। सो कैन आई से ρgh इज इक्वल टू 2T/R, बिकॉज 2T/R का डिफिशियंसी था। दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द लिक्विड टू राइज अप। तो कब तक राइज करेगा? जब तक वो 2T/R का डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हो जाता। और वो डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट कर रहा है? वो जो लिक्विड राइज कर चुका है एच हाइट तक, वो बैलेंस कर देगा इसको। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ρgh, ये जो लिक्विड हाइट है, यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है 2T/R, इसको क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। तो लिक्विड राइज किया ही नहीं किया, इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज कैपिलरी एक्शन। तो जितना सारा एग्जांपल्स दिया, और एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? कैपिलरी एक्शन। बात समझ में आया? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस लिक्विड क्या करता है? ऊपर राइज करता है। एक बात को समझो, लिक्विड ऊपर राइज करेगा या नीचे जाएगा, वो डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है। मैं तुमको एग्जांपल दूंगा। फिलहाल अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज ए वेटिंग लिक्विड। जो लिक्विड सरफेस के साथ चिपक के रहता है, वेसल के सरफेस के साथ चिपक के रहता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है। ऐसे केसेस में लिक्विड क्या करेगा? राइज करेगा। और आगे जाके मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि अगर नॉन वेटिंग लिक्विड हुआ, लाइक इन केस ऑफ मर्क्यूरी, तो कर्वेचर ऐसा नहीं होकर कर्वेचर ऐसा अगर होगा तो ठीक इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। और इन दिस केस क्या होगा? लिक्विड कैपिलरी से बाहर जाएगा। मैं बताऊंगा इसके बारे में, बट ये माइंडसेट बना के मत रखना कि हमेशा राइज करता है, फॉल भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि हम कैसे लिक्विड के साथ डील करें। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप सो सबको समझ में आ गया। ρgh इज इक्वल टू व्हाट? 2T/R। ये R क्या बताओ? व्हाट इज दिस R? इट इज द रेडियस ऑफ द दिस इज द रेडियस और द कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस। 2T/R क्या? तो ड्रॉप का रेडियस था ना, वेसल का रेडियस नहीं है। बात को समझो। दिस इज हाउ द मेनिस्कस विल लुक लाइक। बाटी जैसा दिखेगा, बाउल जैसा दिखेगा। तो इसको अगर मैं कंप्लीट करूँ तो ऐसे सर्कल बनेगा, सॉरी स्फीयर बनेगा। ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल R है।
अरे भाई याद करो, कुछ कल जो हमने एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था, वहाँ पर कोई वेसल नहीं था, हमने एक ड्रॉप लिया था, ड्रॉप को आधा काट के उसका एफबीडी बनाया था, फिर फोर्सेस को बैलेंस किया था। कुछ याद आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आर जो निकला था वो क्या था? रेडियस ऑफ द ड्रॉप था ना। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पर ये जो मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द स्फीयर। उस स्फीयर को अपने दिमाग में कंप्लीट करो, उसका रेडियस आर है, दिख रहा है? इस स्फीयर का सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बना दिया? आर बना दिया। इज दैट क्लियर? ये जो तुमको छोटा आर दिख रहा है ना, छोटा आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ये जो छोटा आर है, दैट इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। किसी को कोई डाउट? ना सन्नाटा क्यों है? कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? ये छोटा आर जो है, दैट इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इज दैट क्लियर? कल मैंने तुमको और एक कंसेप्ट सिखाया था, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट सर एक ऐसा एंगल है जो दो टेंजेंट्स के बीच होता है। मैं पूछूंगा कौन से दो टेंजेंट्स, तुम बोलोगे सर एक आप लिक्विड के सरफेस के अलॉन्ग खींचो और एक आप वेसल के सरफेस के अलॉन्ग खींचो। ध्यान देना, इन दिस केस वेसल के सरफेस के अलॉन्ग हमने ऐसा खींचा और लिक्विड के सरफेस के अलॉन्ग हमने ऐसा खींचा, है ना? तो ये एंगल क्या हो गया? थीटा। बात को समझो, ये और ये 90 डिग्री है या नहीं है? तो ये थीटा हो तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ध्यान देना, ये आर और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा या नहीं? बिकॉज दिस इज अ टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड और ये रेडियस है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल तुमने कितना बोला था? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा या नहीं? इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, सो can you tell me the relation between capital R and छोटा r in terms of theta? Can I say the horizontal component of बड़ा R is छोटा r? Yes. And the horizontal component of बड़ा R is capital R cos theta is equal to छोटा r, है ना? तो यहाँ पर हमने लिखा capital R cos theta is equal to what? छोटा r। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कैपिटल R को रिप्लेस कर देंगे और फॉर्मूला को छोटे r के टर्म्स में लिखेंगे, that is r by cos theta। और यहाँ पर ये जो h दिख रहा है, यही h हम निकालना चाहते थे कि अगर हम किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड में डालते हैं, उसमें कितना लिक्विड राइज करेगा, हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। क्या बोला मैंने? हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। हमारा इंटेंशन है h का वैल्यू निकालना। और ध्यान से देखो, h का वैल्यू कितना है? दैट इज 2t बाई r रो g। दैट इज 2t बाई रो जी तो हमने रख दिया और कैपिटल R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? छोटा r बाई कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? दैट इज ट्वाइस t कॉस थीटा बाई रो जी r। नाउ दिस इज अ वेरी फेमस फॉर्मूला, हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। बात समझ में आया? कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। इसमें जो r है, दैट इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। समझ रहे हो? और यहां पर ये जो आर है, इसमें कभी गड़बड़ मत करना। देखो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन के थ्रू, इस रिलेशन में कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, इसको मैं यूज करूंगा आगे जाके, तो इसको भूलना मत। लेकिन 80 to 90% ऑफ द टाइम में जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये चाहिए होगा, ट्वाइस टी कॉस थीटा बाई आर रो जी। मुझे जैसे याद है तुमको भी याद रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? ट्वाइस टी कॉस थीटा बाई आर रो जी, करेक्ट? ये तुमको याद रखना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, कॉस थीटा है ना यहाँ पर, अगर थीटा एक्यूट है, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जो कि हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया है, राइज ऑफ लिक्विड। लेकिन तुम ये भूलो मत कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। मर्क्यूरी के केस में व्हेन इट इज कनकेव डाउनवर्ड्स, इन दैट केस थीटा जो है भूलो मत, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इन दिस केस थीटा ऑब्ट्यूज होगा, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर नेगेटिव ये इंप्लाई करेगा कि भाई साहब ये जो लिक्विड है ऊपर राइज नहीं करेगा, ये किधर जाएगा? नीचे जाएगा। अभी नीचे क्यों जाएगा वो भी बता के रखता हूँ, ये तो मैथमेटिकली समझ में आ गया। अभी खुद सोच के देखो कि अगर तुम्हारा ये वेसल है, ध्यान देना, ये तुम्हारा ट्यूब है और इसमें लिक्विड ऐसा है, ऐसा है, कनकेव डाउनवर्ड्स। समझ में आया? तुम बोलोगे सर देखो ऊपर वाला जो जगह है ना, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? PA। और नेक्स्ट क्या बोलोगे? सर आपने कल ही सिखाया था कि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड दैट इज 2T बाई R
और आपने ऐसा बोला था कि ऐसा कर्वेचर होगा, तो इमेजिन हो रहा है ना, इधर से दबा रहा हूँ, तो जिस तरफ से दबा रहा हूँ उस तरफ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस जगह का जो प्रेशर होगा वो पी ए से कितना ज़्यादा होगा, 2T/R ज़्यादा होगा। ध्यान देना, ये 2T/R इस लेवल पे जो प्रेशर है वो क्या है, पी ए है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और कहाँ पर प्रेशर कम है। एंड एज वी ऑलरेडी नो, लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। इस जगह पर प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड बाहर निकलना चालू करेगा। एंड व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, इट इज गोइंग टू फॉल। इज दैट क्लियर? ये तो हमने मैथमेटिकली कंक्लूड किया, cos थीटा नेगेटिव, H नेगेटिव, एंड दिस इज हाउ इट प्रैक्टिकली हैपेंस। इज दैट क्लियर? पक्का? इसी चीज़ को ना मैं तुमको और एक तरीके से डिराइव करके दिखाऊंगा। ये तो समझ में आ गया, दिस इज अ वेरी इजी डिराइवेशन। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझना है कि सर जो नीचे 2T/R का डेफिशिएंसी था उसको किसने न्यूट्रलाइज किया, बैलेंस किया, वो जो लिक्विड राइज कर गया H हाइट तक, उसके लिए जो प्रेशर बना है ρgH, वही 2T/R को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बस वहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कौन ओके ओके, इस तरफ एवरीवन दिस साइड, एवरीवन दिस साइड। हमने जो जस्ट नाउ डिराइव किया उसको डिराइव करने का दूसरा तरीका है। ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये कब का पिक्चर है, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम, इनिशियली क्या था, इस लेवल पे 2T/R का डिफरेंस था, लिक्विड अंदर फ्लो कर जाता है, राइज कर जाता है, और ये लिक्विड का जो प्रेशर है, यहाँ पर जो 2T/R का डिफिशियंसी था उसको बैलेंस कर देता है। तो यहाँ का प्रेशर पी है, यहाँ का प्रेशर भी पी है, ऊपर का भी प्रेशर पी है। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? देखो यहाँ पर सीन क्या है कि हमने यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब लिया, ये कब का सिचुएशन है, ये तब का सिचुएशन है जब लिक्विड ऑलरेडी राइज कर चुका है। एक बार ये याद करो, जब लिक्विड राइज करता है ना, उसके पहले का सिचुएशन क्या था, वो जो बॉटम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर कितने का डेफिशिएंसी था, PA माइनस 2T/R था, 2T/R का डेफिशिएंसी था, PA माइनस 2T/R था। तो माइनस 2T/R को बैलेंस कौन करता है, H हाइट तक जो लिक्विड राइज कर जाता है, इसलिए हमने ρgH इक्वल टू 2T/R कर दिया। तो यहाँ का फाइनल प्रेशर कितना बन गया, PA, बाहर का कितना बन गया, PA, और वो जो मेनिस्कस का टॉप में जो खुला वाला जगह है उसका भी प्रेशर कितना हो गया, PA ही हो गया। इज दैट क्लियर? एग्री? अभी हम किसको एनालाइज करने वाले हैं, मैंने बस इसी जगह को मैग्नीफाई करके बनाया, PA PA PA। इज दैट क्लियर? अभी ना तुम सिर्फ इस कॉलम ऑफ लिक्विड पे ध्यान दो, ये जो H हाइट ऑफ कॉलम ऑफ लिक्विड है, इस मेनिस्कस के हाइट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना चौड़ा नहीं होता, तो मैंने हाइट को यहीं से ही मेजर कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तुम सिर्फ इस पे फोकस करो और ये बताओ, ऊपर भी प्रेशर PA है, नीचे भी प्रेशर PA है, तो इस कॉलम ऑफ लिक्विड पे रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स बिकॉज ऑफ PA इज 0, बिकॉज ऊपर भी नीचे भी उतना ही है, तो PA को भूल सकते हो, देयर इज नो PA इन द पिक्चर नाउ, बिकॉज ऊपर वाला PA एंड नीचे वाला PA जो है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, राइट? तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर देखो, ये जो लिक्विड है उसका तो वेट है खुद का, तो इस लिक्विड को पकड़ के किसने रखा है, बिकॉज वेट के कारण द लिक्विड शुड कोलैप्स। अरे द लिक्विड शुड कोलैप्स और नॉट, W वेट उस लिक्विड को किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर उस लिक्विड पे सिर्फ W लग रहा है, वो लिक्विड खड़ा नहीं रह सकता, इट हैज टू फॉल डाउन। बात समझ में आया? जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन, जस्ट ट्राई टू इमेजिन ए सिचुएशन। सोचो इस वॉल में एक रस्सी ऐसे हैंग कर रहा है, इस वॉल से भी एक रस्सी हैंग कर रहा है, तो क्या मैं इस रस्सी को पकड़ के खींच के ऊपर जा सकता हूँ? जस्ट इमेजिन, यहाँ से एक रस्सी, रोशनी, या आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल, मतलब इतना दूर वॉल्स मत इमेजिन करो, वॉल्स को पास इमेजिन करो। एग्जैक्टली, यू कैन राइज अप, राइट? यू कैन राइज अप, राइट? तो लिक्विड के साथ भी यही होता है, रस्सी का गेम कौन प्ले करता है यहाँ पर, सरफेस टेंशन प्ले करता है। बात जब समझ में आया? अगर मैं रस्सी को इस तरफ खींचूँ, मैं कौन हूँ, मैं लिक्विड पार्टिकल हूँ, अगर मैं रस्सी को इस तरफ खींचूँ तो रस्सी मुझे इस तरफ खींचेगा। तो ये एरो दिख रहा है तुमको, फील आया मैंने क्या कहा? ये रस्सी तो नहीं है एक्चुअली, ये सरफेस टेंशन का फोर्स है, लेकिन सिमिलर है। तो उस लिक्विड के मेनिस्कस पे इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो रस्सी जो मेरे ऊपर इस तरफ टेंशन लगा रहा है, वो मेरे वेट को बैलेंस कर सकता है, मैं हवा में लटक के रह सकता हूँ बाय पुलिंग ऑन द रोप्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं रोप को नीचे पुल कर रहा हूँ, रोप पे नीचे फोर्स लग रहा है, मेरे पे किधर फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ एंगल पे। वही डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, बोलो फील आया नहीं यार? हाँ, हमको ये पता है कि सरफेस टेंशन हमेशा किसके अलॉन्ग लगता है, सरफेस के अलॉन्ग। तो मैंने सरफेस के अलॉन्ग बनाया तो थोड़ा स्लैंटिंग बना, वर्टिकल तो नहीं होगा, थोड़ा क्या होगा, स्लैंट में बनेगा।
ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। थीटा क्या है सर? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थीटा इज व्हाट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और इन सारे सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, एंड वी कैन गेस दैट द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज जितने सारे हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे दे विल कैंसिल आउट, और ये जो वर्टिकल रिजल्टेंट सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा वो हमारे वेट को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। यही है कहानी, बाकी तो मैथ्स है, वो कर लेंगे। बोलो फील आया नहीं है मैंने क्या कहा? ओके फाइन। सो इन दिस केस कैन यू टेल मी वेट क्या लिखे हम? वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? पाई छोटा आर स्क्वायर इनटू एच। भूलो मत यहाँ पर जो ये छोटा आ रहा है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। नमन, किसका रेडियस है? कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। ये हो गया मास इनटू जी। हाँ या ना? बोलो भाई। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? अगर ये टी है, ध्यान देना, इसका एक भाई होगा टी कॉस थीटा, इसका दूसरा भाई होगा टी साइन थीटा, और इसी का ही एक जुड़वा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा। टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे पूरा पेरिफेरी घूमना पड़ेगा। पूरा पेरिफेरी घूमूंगा तो हर एक एंड का एक ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट रहेगा, और ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स टी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, सिर्फ सर्वाइव करेगा टी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स, राइट। सो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा दैट इज टी कॉस थीटा, टेक्निक सिखाया था, इनटू ये टी कॉस थीटा कितने लेंथ पे लगता है, वो जो मेनिस्कस का ऊपर का जो पेरिफेरी है, ये वाला पेरिफेरी, और ये रेडियस आर ही होगा, छोटा आर, रेडियस ऑफ द कैपिलरी, इनटू क्या लिख देंगे हम? 2 पाई आर। और ये सरफेस टेंशन जो है वो वेट को बैलेंस करके रखता है। रस्सी वाला एग्जांपल याद है? रस्सी जो मेरे पे टेंशन लगाता है उसका जो रिजल्टेंट है वो मेरे वेट को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। तो ध्यान देना, एफ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, और वेट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। ध्यान देना, आर स्क्वायर चला गया, पाई चला गया, तो एच का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? ध्यान देना, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो जी। एच चाहिए भाई हमको, एच क्या होगा? डिवाइडेड बाय आर रो जी। यही तो आया था, यही तो आया था फर्स्ट केस। देखो सेकंड तरीके से डिराइव कर दिया। Is that clear? So this is the height of the liquid in a capillary tube. बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर प्रेशर का भी तो फोर्स आएगा। नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस था पहले में, अभी नहीं है। अभी पी है तो इधर भी क्या है? पी है, ऊपर भी क्या है? पी है। सो यहाँ का प्रेशर ऐसा लगा रहा होगा, ऊपर का प्रेशर ऐसा लगा रहा होगा, तो प्रेशर के कारण कोई इस लिक्विड के कॉलम पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं आ रहा। सिर्फ अगर कोई पार्ट प्ले कर रहा है, कौन कर रहा है? सरफेस टेंशन और वेट। Is that clear? Yes. फील आया मैंने क्या कहा? पॉज। अच्छा एक बात बताओ कि ट्यूब में लिक्विड राइज करता है, लेट्स से लिक्विड राइज करता है 10 सेंटीमीटर तक उस ट्यूब में। Is that clear? अभी अगर मैंने ट्यूब ही 8 सेंटीमीटर का लिया, ट्यूब का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मेरे पास सफिशिएंटली लॉन्ग ट्यूब है, उसको डुबा दूंगा, उसमें लिक्विड कितने हाइट तक राइज करेगा? 10 सेंटीमीटर तक, फॉर एग्जांपल। इज दैट क्लियर? अभी मैंने जो ट्यूब डुबाया, लिक्विड के सरफेस से उसके ऊपर हाइट कितना है? 10 नहीं है, कितना है? 8। और मुझे पता है कि उसमें लिक्विड कहाँ तक राइज करता? 10 तक राइज करता। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? फाउंटेन बनेगा नहीं बनेगा? फाउंटेन बनेगा नहीं बनेगा? फाउंटेन इमेजिन हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इमेजिन हो रहा है मैं क्या? अच्छा एटलीस्ट सिद्धार्थ स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, इधर देख। फाउंटेन बनेगा नहीं बनेगा? बोलो, समझ में आया? फिर से इमेजिन करो, ट्यूब का हाइट कितना है? 10 फॉर एग्जाम्पल, 10 तक जाता था। अभी तुमने ट्यूब ही ले लिया छोटा, तो लिक्विड कहाँ तक जाना चाहता है? 10 तक जाना चाहता है, लेकिन 8 तक ही उसको ट्यूब मिलता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा लगता है ना कि फाउंटेन बन के निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ऐसे होने से तो बिना मोटर का तुमने फाउंटेन बना दिया। दिस इज अगेंस्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फाउंटेन बना ना, मोटर लगाया क्या तुमने नीचे? बिकॉज अगर तुमको कंटिन्यूसली फ्लो चाहिए, एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन,
जो फाउंटेन में पानी निकलता है ना, वो आप लोग खुशी खुशी नहीं निकलते पानी, मशीन लगा रहता है मोटर जो प्रेस करके पानी को ऊपर भेजता है। आर गेटिंग द पॉइंट? इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं होता कि अगर तुमने ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ लिया, ऐसे बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। सफिशिएंट मतलब इतना लंबा है कि लिक्विड आराम से जहाँ तक राइज करना वहाँ तक राइज कर जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा एक ट्यूब लिया जिसका लेंथ इनसफिशिएंट है, एग्जाम्पल दिया 10 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि फाउंटेन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? जहाँ तक ट्यूब खत्म होता है वहाँ तक ही लिक्विड जाके रुक जाएगा, राइट? लेकिन सर आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? मतलब फील नहीं आ रहा ऑब्वियसली, राइट? पता कैसे चलेगा? देखो, इफ यू रिमेंबर, मैंने एक हाइट का राइज ऑफ लिक्विड कितना राइज करेगा उसका हाइट राइज का एक फॉर्मूला दिया था, जिसमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस था, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब नहीं था। क्या था वो फॉर्मूला? H इक्वल टू ट्वाइस T रो G कैपिटल R। भूलो मत, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एवरीवन निकल समझ में आया? पक्का? आयुष श्योर? अच्छा, अगर मैं R को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, कहना इससे H इंटू R इज इक्वल टू 2T बाई रो जी। जेंटी सही लिखा, राइट? H इंटू R इज इक्वल टू 2T बाई रो जी। प्रियंका 2 कांस्टेंट है ना, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताया था, हनी का डेंसिटी तो हमेशा सेम ही रहेगा, T लिक्विड पे डिपेंड करता है, T भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ हाइट ऑफ राइज एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझो, अगर हाइट डिक्रीज करेगा तो R का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ताकि ये हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है? हाइट अगर डिक्रीज करेगा तो रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बात को समझो, ये और ये रेडियस बड़ा होने का मतलब क्या है? जो इमेजिनरी स्फीयर हम इमेजिन करते हैं उसका साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दिस इज छोटा रेडियस, दिस इज बड़ा रेडियस। दिमाग में विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, व्हाट इज मेनिस्कस? वो तो एक छोटा सा पोर्शन है, बट दैट इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर। उसका रेडियस कैपिटल R। वो इमेजिनरी स्फीयर जिसका मेनिस्कस एक पार्ट है, उसको इमेजिन करो। तो अगर मैं कहता हूँ कि रेडियस बढ़ जा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसा पिक्चर बनेगा? मेनिस्कस जिस स्फीयर का पार्ट है, वो स्फीयर क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो कहानी कुछ ऐसा होता है। देखो, अभी लेट अस से सफिशिएंट लेंथ है, H हाइट तक राइज कर रहा है, तो मेनिस्कस दिखने में ऐसा है। इज दैट क्लियर? मैंने इस ट्यूब को पकड़ के थोड़ा पानी के अंदर और डुबा दिया, सो ट्यूब का हाइट लिक्विड से क्या हो गया? छोटा हो गया। H का वैल्यू क्या हो गया? भाई ये H है, भाई ये H है, कम हुआ ही नहीं हुआ। H का वैल्यू डिक्रीज होगा तो R का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये वाला मेनिस्कस थोड़ा सा और फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होगा तो सरफेस बड़ा बनेगा स्फीयर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? और मैंने नीचे दबा दिया तो ये वाला कर्वेचर और फ्लैट। अरे भाई ये ज़्यादा कर्वी है या नहीं? और ये ज़्यादा फ्लैट है या नहीं? ज़्यादा फ्लैट होने का मतलब क्या? बड़ा स्फीयर। ज़्यादा फ्लैट होने का मतलब क्या है? बड़ा। फील करो, ये ज़्यादा कर्वी है मेनिस्कस, दिस इज लेस कर्वी, दिस इज मोर लेस कर्वी। समझ में आया? तो तुम जितना इसको प्रेस करते जाओगे, H का वैल्यू जितना घटते जाएगा, मेनिस्कस उतना फ्लैट होता जाएगा। मतलब उसके ऊपर जो तुम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओगे, उस स्फीयर का साइज बड़ा होता जाएगा, फाउंटेन नहीं बनेगा। बात समझ में? इट इज जस्टिफाइड फ्रॉम दिस रिलेशन कि सर हमेशा H इंटू R का प्रोडक्ट क्या रहना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो H अगर घटेगा तो R अपने आप अपने वैल्यू को चेंज करेगा ताकि लिक्विड वहाँ तक ही रहे। इज दैट क्लियर? So this is the kahani about tube of insufficient length. Is that clear? Yes.